दोस्तों आज है 25 सितंबर 2025 और आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए दुनिया भर की कुछ बड़ी खबरों के साथ। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं इन खबरों की हेडलाइन की। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने यूएन की बैठक में अरब देशों के हुक्मरानों से किया एक खास वादा। एक और खबर आ रही है दोस्तों, यमन हूथियों ने इसराइल पर फिर 2 दागे ड्रोन और 22 लोग हुए घायल। एक और इसके बाद खबर आ रही है दोस्तों, यूएन की बैठक में नेतन्याहू ने फिलिस्तीन को आज़ाद फिलिस्तीन की मान्यता देने पर कुछ देशों से जताई नाराजगी। इसके बाद दोस्तों एक और खबर है, 60 साल बाद पहली बार कोई सीरियन राष्ट्रपति संयुक्त राष्ट्र की बैठक में बोलने का मिला मौका किसी सीरियन राष्ट्रपति को। एक और खबर आ रही है दोस्तों, यूएन की बैठक में सीरिया राष्ट्रपति और यूक्रेन राष्ट्रपति की हुई मुलाकात और दोनों देशों ने अपने रिश्ते फिर से बहाल करने के लिए कड़ी बातचीत। एक और खबर है, न्यूयॉर्क में चल रही संयुक्त राष्ट्र की महासभा में ईरान राष्ट्रपति ने कहा हमारा देश कोई परमाणु कार्यक्रम नहीं कर रहा। ये सारी दोस्तों बड़ी खबरें आज की, जिनकी हेडलाइन मैंने आपको बताई है। इन खबरों को एक एक करके मैं आपके सामने सारी खबरें रखूंगा, तो आप वीडियो में पूरा बने रहना है। आपको सारी इंपॉर्टेंट खबरें आपके लिए सुनना बेहद ही जरूरी है। हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शहाबुद्दीन और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा अपना चैनल शाबू टीवी शो। चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम पहली खबर की बात करते हैं। क्या है पहली खबर? जैसा कि दोस्तों यूएन की बैठक चल रही है, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से एक जुड़ी बड़ी अपडेट आई है, बड़ी खबर आई है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र की बैठक के दौरान अरब देशों के नेताओं से खास वादा किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने साफ कहा कि वो वेस्ट बैंक पर किसी भी तरीके का कब्जा बढ़ाने की अनुमति नहीं देंगे, नियंत्रण करने की अनुमति नहीं देंगे। 6 सूत्रों से, यानी कि 6 सूत्रों के हवाले से ये जानकारी साझा की गई। उनमें से 2 ने ये बताया कि ट्रंप ने इस मुद्दे पर काफ़ी सख्त रुख अपनाया है। वहीं कुछ अन्य सूत्रों ने बताया है कि अमेरिका टीम ने इस दौरान एक प्लान भी पेश किया। इसमें गाजा संघर्ष की ख़त्म करने की रूपरेखा शामिल थी और साथ ही वेस्ट बैंक पर कब्जा ना बढ़ाने का आश्वासन भी दिया गया। वहाँ के लीडरों को उनके साथ ये खास वादा किया गया कि हम यहाँ पर जो है वेस्ट बैंक पर जो कब्जा नहीं करने देंगे किसी को भी। ये अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया मुस्लिम लीडर से, अरब लीडर से। यानी आने वाले समय में इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में और हलचल देखने को मिल सकती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये फैसला क्षेत्र में स्थिरता ला पाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर रखना। चलिए अब दूसरी खबर मैं आपको बताता हूँ, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है, इसको भी सुनना है आपको। दोस्तों ये खबर है यमन को लेकर। एक ड्रोन हमले में कई सारे लोग घायल हुए। ये हमला कहाँ हुआ और कैसे हुआ, चलिए मैं आपको पूरी रिपोर्ट बताता हूँ, इसका जिक्र करता हूँ, पूरा तफसील से आपको बताता हूँ। रिपोर्ट्स के अनुसार ये ड्रोन यमन से भेजा गया था और इसका निशाना दक्षिण इजराइल का इलात शहर बना। इलात शहर में ये जो है ड्रोन भेजा गया। इस हमले में 22 लोग घायल हो गए और स्थानीय मेडिकल सर्विस के मुताबिक घायलों में से 2 लोगों को गंभीर चोटें आईं, जबकि बाकियों को अभी भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये घटना इसलिए भी बड़ी मानी जा रही है क्योंकि आम तौर पर मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है इसराइल का ऐसे ड्रोन को रोक लेता है, लेकिन इस बार ये सुरक्षा घेरे को पार कर गया। जी हाँ दोस्तों, इतना ज़्यादा जो है हाईटेक उनका सुरक्षा सिस्टम है, फिर भी ये ड्रोन पार कर गया। ये पूरी खबर राइटर्स की रिपोर्ट में छपी हुई है और भी कई सारे चैनल पे इसको छापा गया है, उसके हवाले से मैंने आपको बताई है। अब सवाल ये दोस्तों, क्या आगे इसका असर क्या होगा? रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घटना के बाद क्षेत्रीय हालात और भी संवेदनशील हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, ड्रोन हमलों को रोकने के लिए इसराइल कोई बड़े कदम उठाएगा आगे, या फिर यमन हूती और ज़्यादा बड़े हमले करने के लिए रेडी रहेंगे? दोस्तों अब मैं आपको लिए चलता हूँ आज की तीसरी बड़ी खबर में, वो भी इंपॉर्टेंट खबर है, उसको भी सुनना है आपको। जैसा कि आप सबको पता है कि न्यूयॉर्क में यूएन की बैठक चल रही है, यूएन की मीटिंग चल रही है, संयुक्त राष्ट्र की बड़ी बैठक चल रही है। तो उससे पहले उस टाइम पर जब बैठक चल रही है, तो उस टाइम पर इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जो है उसने एक बयान दिया और वो बयान काफ़ी सुर्खियों में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री ने कुछ देशों द्वारा फिलिस्तीन को मान्यता देने पर, यानी आज़ाद फिलिस्तीन बनाने पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है और उसको गलत फैसला बताया है कि ये लोग गलत हैं, गलत फैसला ले रहे हैं। फिलिस्तीन को आज़ाद फिलिस्तीन जिन जिन देशों ने कहा है, तो इसराइल के प्रधानमंत्री ने बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ये लोग गलत फैसला ले रहे हैं। वे बुधवार रात, यानी बुध की रात को न्यूयॉर्क रवाना हुआ। शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेगा। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जो है जुम्मे के दिन यूएन की मीटिंग में जुड़ जाएगा। बुध की रात में न्यूयॉर्क में से रवाना हो जाएगा। इसके साथ ही सोमवार यानी मंडे को उसकी मुलाकात अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी तय है कि उनसे भी मुलाकात करेगा जरूर। यानी आने वाले दिनों में न्यूयॉर्क से बड़ी राजनीतिक खबरें सामने आ सकती हैं।
ये पूरी जानकारी दोस्तों जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट में छापी गई है, डाली गई है, और पे कई सारे न्यूज़ चैनल में इसको डाला गया है, उसके हवाले से मैंने आपको बताया है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको लिए चलता हूँ आज की चौथी और इम्पोर्टेंट खबर में। दोस्तों, मैंने पहले भी आपको बताया था कि इतिहास में पहली बार लगभग 60 साल बाद एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। एक देश के राष्ट्रपति संयुक्त राष्ट्र में भाषण दिया और मौका बन गया सुर्खियों का। आखिर कौन सा देश और इतने क्यों खास रहे? चलिए जानते हैं, मैं आपको बताता हूँ पूरी रिपोर्ट के अनुसार सीरिया के राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया, यानी यूएन की बैठक को संबोधित किया, अपना भाषण दिया। ये पहली बार हुआ जब किसी सीरियाई राष्ट्रपति ने लगभग 6 दशक बाद यहाँ भाषण दिया। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले इनको आने का मौका नहीं मिलता था, इनके ऊपर बैन लगा हुआ था, जो भी था उससे पहले इनको आने का नहीं मौका मिलता था। 60 साल बाद कोई सीरियन राष्ट्रपति यूएन की बैठक में पहुंचा है। जैसे ही भाषण हुआ, सीरिया के कई शहरों और कस्बों में लोग बड़ी स्क्रीन पर इसे देखने के लिए इकट्ठा हुए और झंडे लहराकर अपना उत्साह दिखाया। ये ऐतिहासिक भाषण इसलिए भी खास है क्योंकि पिछली बार साल 1967 में सीरिया के तत्कालीन राष्ट्रपति ने भाषण दिया था। उसके बाद सिर्फ विदेश मंत्री ही वहाँ की प्रतिनिधित्व करते थे, विदेश मंत्री ही अलग अलग जाकर अपना भाषण देते थे। ये पूरी खबर एसोसिएटेड प्रेस यानी ईपी न्यूज़ की रिपोर्ट में छपी है, उसके हवाले से मैंने आपको बताई है। यानी लगभग 60 साल बाद सीरिया की अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बड़ी वापसी मानी जा रही है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इसका असर वैश्विक राजनीति पर कितना असर पड़ता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या ये सीरिया के लिए एक नया अध्याय की शुरुआत है? कमेंट में अपनी राय जरूर रखना। आपकी राय हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं आज की 5वीं और बड़ी खबर पे। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठकों के दौरान यानी यूएन की बैठक के दौरान एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लगभग 2 साल बाद 2 देशों ने रिश्ते फिर से अपने बहाल किए हैं। जैसे कि यूक्रेन और सीरिया के औपचारिक रूप से अपने राजनीतिक रिश्ते पे फिर से शुरू कर दिए हैं, क्योंकि इनके बीच इतने अच्छे रिश्ते नहीं थे, लेकिन यूएन की बैठक में इनका ये मिले आपस में। तो राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की जो हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया है कि दोनों देशों के बीच एक संयुक्त समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। दोनों ने आपस में समझौता किया है। उन्होंने कहा है कि अब आगे रिश्ते आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित होंगे, मतलब हम अपने रिश्ते अच्छे बनाएंगे, ये बोला ज़ेलेंस्की ने, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने। याद दिला दें, साल 2022 में यूक्रेन ने सीरिया से अपने रिश्ते तोड़ लिए थे, लेकिन अब एक नई शुरुआत हो चुकी है। ये पूरी खबर राइटर्स की रिपोर्ट में छपी है, उसके हवाले से मैंने आपको बताया है राइटर्स की रिपोर्ट के। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये कूटनीतिक कदम क्षेत्रीय स्थिरता में मदद करेगा या फिर नहीं? चलिए, अब मैं आपको लिए चलता हूँ आज की लास्ट और छठी खबर में। दोस्तों, न्यूयॉर्क में चल रही संयुक्त राष्ट्र महासभा से एक बड़ी खबर सामने आई है। मतलब वहाँ की यूएन में जो बैठक चल रही है उससे एक और खबर सामने आई है जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने अपने संबोधन में कहा है कि उनका देश किसी भी तरह का कोई परमाणु कार्यक्रम बनाने की इच्छा नहीं रखता। उन्होंने साफ कहा है कि ईरान का उद्देश्य सिर्फ ऊर्जा और शांति पर आधारित है। मतलब हम जो अपने देश को ऊर्जा वगैरह के लिए ये कार्यक्रम चालू करना चाहते हैं और शांति के लिए ये हमारा संदेश है। इसी बीच यूरोपीय देशों से बातचीत के लिए समय बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है कि और समय बढ़ाया जाए हमारा, ताकि लंबी अवधि का समाधान निकाला जा सके। मतलब समय बढ़ाकर हम इसका कोई हल निकाल सकें। यानी आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और भी अहम घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो पूरी जानकारी है, जो पूरी रिपोर्ट है, ये राइटर्स की रिपोर्ट में छपी है और भी कई सारे न्यूज़ चैनल में इसको छापा गया है। मैंने आपको उसके हवाले से ही बताया है। आपको क्या लगता है, क्या इस बयान के बाद बातचीत का रास्ता आसान होगा? तो दोस्तों, ये कुछ बड़ी खबरें थी जो एक एक करके मैंने आपके सामने सारी खबरें रखी। हम बताते हैं आपको वो सच जिसे दिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी सच्चाई देखना चाहते हैं और दुनिया के हालात को अपनी असली नज़र से समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ, सच देखने के लिए, सच सुनने के लिए और सच को फैलाने के लिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।